साल से स्वागत करें आदरणीय कुलपति जी। ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष एवं ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय सुवर्ण सर से निवेदन है कि प्रभाकर पांडे सर का, डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर का पुष्पमाल्य एवं साल श्रीफल से स्वागत करें। आदरणीय शुभम सर, डॉक्टर शुभम सर। मंच पे उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय विद्वान श्री बिलासा लंकारा जी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भार्गव सर का स्वागत के लिए आदरणीय ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शुभम शर्मा सर से निवेदन है। ये महनीय क्षण हम लोगों को प्राप्त हुआ है जहां अनेक विद्वानों का संगम हो रहा है। सभा के अध्यक्ष रूप में विराजमान आदरणीय गुरु जी का मैं संक्षेप में परिचय दूंगा, क्योंकि काल का अतिक्रमण हो चुका है। प्रथम सत्र से ही आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र सलाहकार, प्रशासनिक संरक्षक, प्रॉक्टर, विभागाध्यक्ष, ज्योतिष विभाग इत्यादि पदों को अलंकृत कर चुके हैं। संप्रति आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिप्टी चीफ प्रॉक्टर के रूप में एवं प्रोफेसर के रूप में ज्योतिष विभाग में कार्यरत हैं। आपने कुल 7 ग्रंथों का प्रकाशन किया है। आपके निर्देशन में, आपके कुशल निर्देशन में कुल उपाधि प्राप्त 10 छात्र उपाधि प्राप्त हैं, 8 शोध छात्र कार्यरत हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों में, शोध संगोष्ठियों में 50 से अधिक पत्रवाचन किया है आपने। आपको सिद्धांत के क्षेत्र में, ज्योतिष सिद्धांत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार आपको भारत शासन द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको विशिष्ट पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। प्रयागराज गौरव सम्मान इत्यादि अनेक सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है। ऐसे महनीय गुरु जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। एक बार चाहेंगे आप लोग करतल ध्वनियों से एक बार उनका स्वागत करें आदरणीय गुरु जी का। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में मैं आदरणीय प्रभाकर पांडे सर से निवेदन करता हूं कि आए अपना शोध पत्र वाचन करें। आदरणीय प्रभाकर पांडे सर। नमः सभाए। परमादरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, इस द्वितीय सत्र के अध्यक्ष और मेरे गुरु आदरणीय प्रोफेसर विनय पांडे जी, मेरे मित्र भार्गव जी और शोध छात्र अलंकारा जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जिस विषय पे अपनी बात को रखने के लिए मुझे कहा गया है, मेरा विषय है प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के स्थापत्य का वास्तुशास्त्रीय अध्ययन। चूँकि चाय पान से पूर्व जो सत्र था, उस सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन में आदरणीय श्यामदेव मिश्र गुरु जी ने जो है भारतीय विश्वविद्यालय के स्थापत्य, उसके इतिहास, उसके
विकास की एक लंबी गाथा और उसके वास्तुशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को यहाँ पर रखा है। तो कहीं ना कहीं समय का अभाव, जैसा गुरुजी ने सूचित किया था, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए आसान हो गया कि अपनी बात को मैं कम शब्दों में आप लोगों तक रख सकूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आधारभूत जहाँ से स्रोत है उसे हम वेद कहते हैं। तो इस स्थापत्य को लेकर जो हमें एक सूत्र मिलता है, जो मंत्र मिलता है, वह विश्वविद्यालयीय स्थापत्य के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका जो हमें सूत्र मिलता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल का एक मंत्र है, उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियाम विप्रो अजायत। अर्थात पर्वतों के तलहटियों और नदियों के समागमों पर विद्वानों की बुद्धि का विकास होता है। तो शैक्षिक संस्था या विद्या केंद्र को लेकर जो हमारी भारतीय मनीषा है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उसने एक निदर्शन दिया है कि जो हमारे अध्ययन केंद्र या जो हमारे विद्या केंद्र हैं वो कहाँ होने चाहिए, उसकी स्थापना कहाँ होनी चाहिए। तो निश्चय रूप से देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक परिवेश का एक संयोजन है यहाँ पर। तो इस सूत्र के आधार पर जब हम विश्वविद्यालय योजना की बात करते हैं तो यहाँ एक विषय जो मैं रखना चाहूँगा कि जो हमारा भारतवर्ष है, यह भारतवर्ष, अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो नॉलेज टाउन है, नॉलेज टाउन या हम यूनिवर्सिटी टाउन भी कह सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी टाउन की जो संकल्पना है इस भारत भूमि से ही पूरे विश्व को गया है। और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमने अन्य अन्य सभ्यताओं ने अलग अलग तरह के टाउन या अन्य अन्य तरह की जो है स्थापत्य को दिया हो सकता है, लेकिन ज्ञान के एक नगर के रूप में, ज्ञान को एक नगर के आधार के रूप में विकसित करने के लिए अगर देखा जाए तो ये भारत की जो है एक महती देन है। तो जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति में तो दो प्रकार के जो है हमें विषय जो है देखने को मिलता है। एक जो हमारे नगरीय संस्कृति है और एक आरण्य संस्कृति। जब मैं आरण्य संस्कृति जब यहाँ पे कह रहा हूँ तो आरण्य संस्कृति का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऐसी संस्कृति जिसका अपना कोई ज्ञान मॉड्यूल नहीं है, उसके पास अपनी कोई विचार नहीं है। आरण्य संस्कृति जहाँ पर ज्ञान के तात्विक विषयों की जो है चिंतन, उस पर विमर्श वो होता है। तो इन दोनों विषयों में, इन दोनों संस्कृतियों में जो ज्ञान की स्थापना के मूलभूत सूत्र हमें देखने को मिलते हैं, उसमें जो अरण्य संस्कृति है, उस अरण्य संस्कृति में विद्या स्थान के लिए, जैसा मैंने पहले ही ऋग्वेद के मंत्र को उद्धृत किया है, उसी के आधार पर जो है शैक्षिक केंद्रों की स्थापना हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो है, चाहे वो महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम हो, ये जो उज्जैन महर्षि सांदीपनी का जो विद्या केंद्र था, इसके लिए प्रतिष्ठित ये केंद्र है, तो उसमें जो वह सूत्र हमें देखने को मिलते हैं, उन सूत्रों का कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है। अगर इसमें हम बात करें कि एक जो परंपरा के रूप में, तो भृगु, कश्यप, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, ऋतु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन सभी के जो है आश्रम थे और उन आश्रमों में शिक्षा की जो है व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसे हम गुरुकुल कहते हैं। रामायण के अनुसार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि का आश्रम सरयू नदी के तट पर अवध प्रांत में स्थित था, और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो तमसा व गंगा नदियों के निकटवर्ती तट पर स्थित था।
सांख्याचार्य कपिल मुनि का आश्रम उत्कल प्रांत में और ऋषि वामदेव का आश्रम जो है वो विंध्य पर्वत की मेखलाओं में नर्मदा नदी के उद्गम स्थान पर अवस्थित। तो ये जिन जिन आश्रमों की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ अरण्य संस्कृति को लेकर, उन सभी आश्रमों को आप यदि देखेंगे तो वो सभी जो है वह नदी और पर्वतों के सानिध्य में ही उनकी स्थापना हुई है। और इन्हीं आश्रमों में जैसा कि ये एक विचार जो व्यक्त किया है, ये विचार है इंडियन आर्किटेक्चर पर E.V. हैवेल महोदय का। इन्होंने जो भारतीय विश्वविद्यालयों की, जिन्हें नगर विश्वविद्यालय बनने की जो प्रेरणा है, उसको लेकर जो एक संदर्भ कोट किया है, उसको मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा कि एंड एज द ब्राह्मण्स बिकम द custodians of Aryan traditions and culture, the ashram of Brahman village developed into the university town, to which Aryan youth of the twice born went for institution। यानी कि जो ये इनका मत है, इनके सभी शब्दों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ शब्द जो इनसे सहमत हुआ जा सकता है वो ये है कि जैसे जैसे ब्राह्मण संस्कृति जो है, जो ज्ञान की संस्कृति एक व्यक्ति के रूप में जब एक इंस्टीट्यूशन खड़ा होने लगा, तो उस व्यक्ति के साथ जो इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ वही यूनिवर्सिटी टाउन बनने की जो है प्रारंभिक योजना के रूप में हमें देखने को मिलता है। और यदि आप नालंदा विश्वविद्यालय को देखें तो वहाँ पर भी तथागत को, भगवान बुद्ध को जो है एक आश्रम के रूप में जो है वहाँ पर पहले विहार, जिसे संघाराम कहा गया है, उसकी स्थापना के लिए वहाँ जो दाता लोग थे, उन दाताओं ने जो है भूमि दान किया था, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य कि यह भी जो है एक मुनि आश्रम ही था, मुनि विहार ही था, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते एक विश्वविद्यालय का स्वरूप लिया। तक्षशिला और इसी के पैरेलल यदि हम नालंदा की बात करें, विक्रम विश्वविद्यालय जो बिहार के भागलपुर में अवस्थित है, इन सभी विश्वविद्यालयों को यदि देखा जाए तो ये सब विश्वविद्यालय एक टाउन यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप हुए हैं। यानी कि एक शिक्षा के केंद्र में स्थापित होने के बाद यह एक नगर के रूप में पूरी की पूरी इसकी जो है विकास की हमें इसे जो है पूरी श्रृंखला के रूप में देखने को मिलता है। गुरुकुलों की जब हम बात करते हैं वास्तु योजना के संदर्भ में, तो सूत्र ग्रंथों में जो गुरुकुलों में स्थान के संदर्भ में कुछ एक संदर्भ मिलते हैं, उन संदर्भों को यहाँ पर मैं उल्लेखित करना चाहूँगा, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि किस तरीके से जो हम आज डिपार्टमेंट की संकल्पना करते हैं या विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के स्थल की जो संकल्पना करते हैं, उसका कितने हमारे पास प्रामाणिक और प्राचीन रेफरेंस है। तो जो गुरुकुलों में स्थान के संदर्भ में जो तथ्य हमें मिलता है, उसमें है अग्नि स्थान, जहाँ पर यज्ञादि कर्मकांडों के लिए वह स्थान निर्धारित होता था। ब्रह्म स्थान, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग थे, वह इस स्पेस में अपनी प्रैक्टिस को जो है करते थे, वो मेडिटेशन करते थे। तो ये जो है गुरुकुल के सेंटर में प्रायः ये स्थान जो है ब्रह्म स्थान की स्थिति होती थी। उसी तरह विष्णु स्थान, जहाँ पर कॉस्मोलॉजी, सृष्टि विज्ञान संबंधित जहाँ पे जो डिपार्टमेंट अवस्थित होता है, वो विष्णु स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। महेंद्र स्थान में जो है युद्ध कौशल या स्ट्रैटेजिक साइंस से संबंधित स्पेस निर्धारित थे। और विवस्वत स्थान, यहाँ पे ज्योतिष और नक्षत्र विद्या के स्थान के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। और सोम स्थान उद्भिज विज्ञान, गरुण स्थान यातायात, कार्तिकेय स्थान व्यूह रचना, विश्वकर्मा स्थान शिल्प व स्थापत्य कला, इंद्र स्थान और धन्वंतरी स्थान। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि एक गुरुकुल में निर्धारित स्थान पे इनकी स्थिति होती थी। तो ये हमारे जो है गुरुकुलों की एक बहुत बड़ी एक विशेषता है।
इस विशेषता के क्रम में मैं कुछ जो विषय यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत की जो शिक्षा की स्थिति, जब हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं तो इसका एक तो कारण ये है कि ज्ञान को लेके हमारा आग्रह, भारत शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान में रत रहने वाली संस्कृति। एक और जो विषय है कि यहाँ पर शिक्षा की स्थिति सर्वसुलभ थी। ये मैं कोई अतिशयोक्ति या अपने से ये बात नहीं कर रहा हूँ। जो 1835 में ब्रिटिश हुक्मरानों ने जो इंडियन एजुकेशन को लेके सर्वे किया था, उस सर्वे में ये फैक्ट जो है आता है कि किस तरीके से दक्षिण का जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, उस मद्रास प्रेसिडेंसी की साक्षरता 100% रही है। पंजाब प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी, इनमें भी 90% से ऊपर इसकी साक्षरता रही है। तो शिक्षा की स्थिति जो है ये ब्रिटिशर्स के जो है डॉक्यूमेंट्स हैं और ये 19वीं शताब्दी के जो है ये संदर्भ है। ब्यूटीफुल ट्री में इसको प्रोफेसर आनंद ने जो है, धर्मपाल जी ने जो है इसको उद्धृत किया है, इसको जो है कोट किया है कि किस तरीके से हमारी शिक्षा की स्थिति थी। तो ये जो शिक्षा के केंद्र थे दक्षिण में, हमें जो मैसूर के एक ग्राम है हसन जिले में आरसीकेर ग्राम, वहाँ पर एक शिलापट मिला है। तो वहाँ पर जो विद्यालयों के 3 प्रकार की जो है स्थिति बताई गई है। तो जिसमें अग्रहारा एक विद्यालय, अग्रहारा के ऊपर जो है ब्रह्मपुरी। तो अग्रहारा ब्रह्मपुरी ये करके जो है वहाँ पर विद्यालयों की संकल्पना है। और जो कोलकाता और ये पूरे नॉर्थ के क्षेत्र में यहाँ पर टोल के रूप में विद्यालय मिलता है। और ये एक स्थापित सत्य है कि भारत के प्रत्येक गांव में विद्यालय की स्थिति थी। तो ये जो अभी इसके आलेख मिले हैं, इसके जो संदर्भ मिले हैं, वह इसी को जो है प्रमाणित करते हैं। सर ने जैसा भी बताया भी कि उत्तर में तो विहार और जो हमारे मठ थे वहाँ तो हमारे शिक्षा के केंद्र थे ही। दक्षिण ने जो है एक बहुत अच्छा एक मॉडल दिया कि जो हमारे देवस्थान थे वो हमारे शिक्षा केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठित थे। तो ये जो मंदिर हैं ये केवल और केवल हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान के ही केंद्र नहीं थे, ये हमारे सांस्कृतिक और ज्ञान के विरासत को आगे ले जाने वाली एक संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। और ये भारतीय संस्कृति की जो है बहुत बड़ी एक विशेषता है। आदि शंकराचार्य ने जिन 4 मठों को स्थापित किया है वो सभी मठ अपने आप में आध्यात्मिक जो विकास तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ वह शैक्षिक और ज्ञान के भी विस्तार में अपना योगदान दे रहे थे। तो ये मठ देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक शिक्षण एक केंद्र के रूप में, शिक्षा केंद्र के रूप में अवस्थित है। बौद्ध अगर हम विद्यापीठ, कुछ नाम तो आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि उनकी चर्चा बहुत होती है। जब हम प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी, इन विश्वविद्यालयों की तो चर्चा आप सब लोगों ने सुनी है। यहाँ पर मैं फिर से करेक्ट कर दूँ कि जो विश्वविद्यालय है वह केवल और केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, वो पूरा अपने आप में एक नगर की जो है योजना है। तो बौद्ध विद्यापीठ जिनके विषय में कम श्रुत है, अल्प श्रुत है, उसमें कश्मीर की राजधानी के समीप जयेंद्र विहार है। ये भी ये बौद्ध विहार भी है और शिक्षा केंद्र के रूप में भी अवस्थित है। पंजाब में चिनपत्ती विहार है, बिजनौर जिले में मतिपुर विहार, पंजाब में जलंधर विहार, कन्नौज के समीप भद्र विहार, हिरण्यदेश का विहार, आंध्र जनपद में अमरावती विहार। इसी तरह हिंदू देवालयों की अगर बात करें तो हिंदू देवालयों में महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में सालोदगी देवालय का विद्यापीठ, अर्काड जिले के एन्नायरियम स्थान का विद्यापीठ, चिंगलपेट जिले के तिरुमुक्कुदुल स्थान पर वेंकटेश पेरुमल देवालय का विद्यापीठ, चिंगलपेट जिले के तिरुबोरियूर स्थान के देवालय का विद्यापीठ। ऐसे जो है हमारे मंदिरों के साथ विद्यापीठ की एक लंबी श्रृंखला है।
लिस्टेड जो है कम से कम 200 से 250 हैं। अगर अज्ञात की अगर हम बात करें तो ये संख्या और भी अधिक हो सकती है। तो इतने हमारे देवस्थान के साथ जो है शिक्षा स्थान जो है वह जुड़े हुए थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ। जैसा कि जनश्रुत की अगर हम बात करें तो उसमें आचार्य जी ने जो है तक्षशिला की जो है पूरी उसकी परंपरा, उसके जो उसके पुरातन छात्र थे, उसका कितना बड़ा एक स्वरूप था। महाभारत काल से माफ़ कीजिएगा, आधुनिक इतिहासकार जो है इसे ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में स्थापित मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तक्षशिला की बहुत ही बड़ी परंपरा है। और उस हम लिटरेचर से जो हमें रेफरेंस मिलता है, अगर उस रेफरेंस के आधार पर भी हम कहें तो महाभारत में भी हमें जो है तक्षशिला के ऋषि धौम्य के शिष्यों ने जो है वहाँ पर ज्ञान ग्रहण किया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम महाभारत को 5000 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है तक्षशिला के इतिहास को जो है आज से 5000 वर्ष पूर्व कहने के लिए जो है स्पष्ट प्रमाण है। तो इन विश्वविद्यालयों के स्थिति और उसके विकास पर जो है गुरुजी ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की। 2-3 शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूँगा। तो मैं यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। उसके अवशेष के विषय में जो गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से उसकी खुदाई में जैसा उसका विस्तार है 10 किलोमीटर उसकी लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई, और दक्षिण से उत्तर जो व्यास जी जब मानसागरी और सम्रांगण सूत्राधार ग्रंथों के आधार पर हमारे वास्तुशास्त्रीय विधान को जब बता रहे थे तो वो सभी जो है एक एक स्थल जो है मेरे दिमाग में नालंदा के जो स्थल हैं वो आते जा रहे थे। तो बिल्कुल उसी अनुपात में, उसी आधार पर जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके जो छात्रावासों का जो आकार है, प्रकार है, वो बिल्कुल जो है एक सुव्यवस्थित तरीके से वास्तुशास्त्रीय विधान के आधार पर उसकी पूरी संकल्पना है, उसकी पूरी संरचना है। तो इसमें जो हमें अवशेष मिले हैं, जो हमें आधारभूत संरचनाएं मिली हैं, उसमें यह पता चलता है कि यह विद्या केंद्र 3 मील लंबे और आधा मील चौड़े भूमि क्षेत्र में विस्तृत था। सारी रचना एक प्रकार से परिवेष्टित थी। इस प्रकार के चारों ओर निर्मल जल से भरी हुई परिखा की भी जो संकल्पना है, ये सम्रांगण सूत्राधार में जो है इसकी संकल्पना आती है। तो यहाँ परिखा की बात है कि किस तरीके से चारों ओर उसके परिखा यानी जल के एक स्रोत के रूप में देखने को मिलता है। और एक विशिष्ट योजना के अनुसार जो है वहाँ पर स्तूपों, विहारों, व्याख्यान कक्षों और विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। दक्षिण में उसका प्रवेश था। उसके जो है पूर्व भाग में जो है विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए और वहाँ उसके निवास के लिए जो है प्रकोष्ठ बने हुए हैं। और जैसा कि अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने अपने नगर योजना में भी कहा है कि किस तरीके से आचार्यों के रखने के लिए जो है जो नगर है, नगर का जो ईशान कोण है उसमें अच्छा होता है, उसको शुभ माना गया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर नालंदा के हम प्लानिंग को देखते हैं, उसमें किस तरीके से जो बिहारों का स्थान है वह पूर्व और उत्तर की तरफ इसमें देखने को मिलता है। और पश्चिम की तरफ जो है मंदिर और जो ध्यान कक्ष हैं वह उस पूरे परिसर के जो है पश्चिम की तरफ हैं। और वहाँ पर जो देवता का जो विग्रह है वह पूर्वाभिमुख होगा और छात्रावास जो है वह छात्रावास का जो है मुख चूँकि प्रतीची मुख है, तो इस तरीके से देवता का मंदिर और जो छात्रों के रहने का जो स्थान है वह सम्मुख है। इससे जो विद्यार्थी है उनका कहीं ना कहीं वह एक आध्यात्मिक उन्नति भी जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। और नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों में मिले दक्षिण विहार की दीवारें जो है
30 फीट लंबी और 168 फीट चौड़ी है। चौड़ाई जो है अगर देखा जाए इतनी मोटी अगर दीवारों पे अगर हम देखें तो एक भारी हम वाहन को जो है इस पे चला सकते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि उसमें जो ईंटों की जो की जुड़ाई जो हुई है वह इतने सूक्ष्म तरीके से उसको हम कह सकते हैं कि उसमें तकनीकी उत्कर्षता जो है हमें देखने को मिलती है और उसी के आधार पर वहाँ पर पूरा उसकी चिनाई हुई है। इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारे डिटेल हैं और बहुत सारे विषयों पे तो आचार्य जी ने अपना विषय रख दिया। तो कहने का जो है अगर मैं पूरे अपने इस व्याख्यान को समराइज़ करता हूँ, इसको कंक्लूड करता हूँ कि जो भारत की जो अपनी ज्ञान की जो पूरी वैभवशाली परंपरा है उस वैभवशाली परंपरा के जो भग्न अवशेष हैं वह हमारे चारों तरफ अवस्थित है और आवश्यकता है कि हम अपने सजग होकर उन चीज़ों को देखें, जानें, पहचानें और मानें कि यह जो सभ्यता है इसका ज्ञान को लेकर कितना अनुराग रहा है, ज्ञान को लेकर इसका क्या प्रयास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन में मुझे अपनी बातों को रखने के लिए अवसर देने के लिए मैं आयोजकों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही कहा आपने। जो मंदिर और विश्वविद्यालय का वर्णन न अध्यात्म का केंद्र, एक बिल्कुल अध्यात्म का केंद्र है। आपने बहुत ही सहजता से भारतीय संस्कृति से आरण्यक और आश्रमों को जोड़ते हुए अपने व्याख्यान को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में म्यांमार से पधारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान विलासा लंकारा जी से निवेदन है कि आएँ, अपने विशिष्ट वक्तव्य के लिए मंच पे आएँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स महाकारुणिको नाथो हिताय सभापानिन पुरेत्वा पारमी सभा पदो सम्बोधि मुद्धम्मा एदेन सच्चा वज्जेन सुठिते होतु सारवो। Hello, good afternoon, every madam. Thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself to you. My name is Wilasa Langara from Myanmar. I'm now studying in Central University as a PhD research scholar. I interest this Ojeni. Ojeni is so many places mentioned about Ojeni in the Pitaka literature. Very interesting. So Ojeni, the Buddha time, the Ojeni is king. Ojeni is king Chanapajota. Chanapajota king. His master is Mahakichayanat. Mahakichayanat is Buddha's disciple. Because of him, he began this Chanapajota king began a Buddhism, like this mission. In that Dhammapada Thagaras. This Ojeni is Buddha time also. This Ojeni is the Buddha time also so much time. Our religious Buddhism, for our religious Buddhism related. Second, in our religious Buddhism,
sit time council collected Tipikat. So this time also mention about Ojeni. Second council. Second council also maybe 80 months can to the Razaki. They are can to Wisali. They are also mentioned about the Ojeni. Okay, Ojeni. Sorry. This Ojeni is a city has always been improved in religious history. It is a very interesting city which best starts during the Buddha time. Sanda Pichota was one of the king who ruled here the Buddha time. After that, also second time also include second Sengayana. Sengayana means this council. So this road also allowed the Buddha because of this Ojeni cannot sana Pijoda. This Sivara also allowed the Buddha. This in my Pali name called Kahapati Jivara. Before this Sivara not appear, this time the monks like me, the monks are wear their dustbin collected clothes. After sewing their wear. After that, the Sana Pijoda, the king of Sana Pijoda, he give to the Jivaka, prisoner Jivaka, Dauda Jivaka. Maybe you will know. Jivaka, he gave present 500 loaves, Jivara, because of he gave to Jivaka. After that, Jivaka get to the Buddha. After that, allowed the Buddha this Sivara. This is story have in the mention this story Mahawaka Pali literature Mahawaka Pali Jivara Kanaka. They are mentioned. So our Sivara is where from this Ojeni, the Keno Sana Pesoda Gam. This is very thankful. Related so much in the typical literature. So this about Ojeni so much mentioned. So this about Sana Pijoda king also. He pretty what he do also mention there why began he came. Why became he came. This also he before period time he offer one of the Pichika Buddha. Offer put to Pichika Buddha. Because of he became one of the king in Ojedi. This is also mentioned in Dhammapada Thagara. You can see there Dhammapada Thagara, Apamada Waka, Samabadi Witu. They are mentioned. This about Ojedi. Ojeni, this is one Ojeni. I interested about Ojeni. I talking. Okay.
Chetia. You know Chetia ne? About Chetia. I would like to say about Chetia. Chetia means pagoda, Stupa. Stupa in my country, bit Stupa. They bit with the symbol. Setia means this. You can see there. Setia. Okay. This pass. Sorry, there should be mentioned, but I not prepared about it. So sorry. Okay. This one you can see maybe. This one top. This one called diamond bat. Diamond bat is this top like this. Top in my country bit like this. Struba. This is called Shwedagom Kora. This mean diamond means the top. Top means Nibbana. They mean it means Nibbana. Nibbana. Nibbana means a pre-born or sapphire called Nibbana. Second, Bene. Bene means is Buddha and Arahanta. Buddha and Arahanta. Buddha and Arahanta, they came in human light. They came in human light. No, this human light, the last light, they cannot born because of this place beneath. This place, second place, beneath. This apparatus umbrella crown. Umbrella crown me this. Please conclude your. Yes, sir. Umbrella crown me this one Radha Megat. Okay. Banana pet apparatus, banana mess. This one plus stick or ria soda bana. It means plus stick or soda bana. Lotus pear. This one sitting kainos nyana mi western. This is mentioned in Mahasri Parana Soda. So, impetus and bold. Me, this one, Pahike, our life, Sansara. This one, we can cross, we can strike, we should strike this, we should strike this Sansara Pahike. People call everybody went to pre-front. Okay, 2, 3. Without is Burmese is without 7 type of purification. Burmese pitya me triggers. Triggers me sila samadhi pinya. We our Buddhism in sila me morality, samadhi, concentration, pinya, western. These 3 things are foundation in our Theravada Buddhism. So everyone, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि सर की भाषा म्यांमार की है तो अंग्रेजी में भी उनकी शब्दावली, जैसे अब मैं बौद्ध स्थापत्य को जाना हुआ हूँ तो मुझे वो चैत्य विचितिया बोल रहे थे, चैत्य समझ में आ रहा था। स्तूप के लिए कुछ अलग उच्चारण वो भी मुझे समझ में आ रहा था, अन्य भी जो उनने स्तूप का वर्णन किया। लेकिन हम लोगों को भाषा के क्योंकि देश भेद है तो कुछ चीज़ें लगी होंगी। लिखित में सामग्री जो अंग्रेजी में हमें प्राप्त है आप लोगों से हम साझा करेंगे। और आपने उज्जैन और बौद्ध धर्म के संबंध की भी चर्चा की, इसके लिए भी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नगर नियोजन में गृह विन्यास इस विषय पर गृह योजना इस विषय पर डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव सर से निवेदन करता हूं कि आएं और अपना उद्बोधन से इस सभा को अनुग्रहित करें। डॉक्टर भार्गव सर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमः सभायै। मंच पर विराजमान श्रद्धेय पूज्य गुरुवर पांडे गुरुजी,
इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी, मंच के सम्मुख विराजमान पूज्य गुरुवर श्यामदेव मिश्र जी, मंच पर विराजमान अग्रज प्रभाकर पांडे जी, विलासा जी एवं अन्य सभा में उपस्थित सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए, छात्रों को नमस्कार करते हुए, वास्तुशास्त्रीय नगर नियोजन एवं राजा भोज इस विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में नगर नियोजन में गृह योजना, यह मेरा प्रदत्त विषय है। इस विषय पर कुछ अपने मंतव्य प्रकट करूंगा। वस्तुतः सबसे पहले तो ये बात, हम महाकाल की नगरी में हैं, राजा विक्रमादित्य की नगरी कही जाती है, जो कि न्याय के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। और दूसरा एक और विषय है कि राजा भोज की भी नगरी कही जाती है, जिनका साहित्य अपने आप में, जिनके काल में साहित्य बहुत ज़्यादा पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ। इसलिए इतना अच्छा विषय रखने के लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शुभम शर्मा जी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी विगत 2 दिनों से वास्तुशास्त्र के सामान्य विषयों की चर्चा करते आ रहे हैं, तो उस विषय पर मैं ज़्यादा, चूँकि विषय तो प्रारंभ से ही मैंने रखा है, लेकिन उन विषयों पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए जो मुख्य विषय है उस पर चर्चा करूँगा। हम सभी वास्तुशास्त्र के स्वरूप से अवगत हैं। वास्तुशास्त्र क्या है इसको सभी जानते हैं। वसंती प्राणिनो यत्र, प्राणी मात्र का जो निवास स्थान होता है, क्या नाम, विनोद जी थोड़ा स्लाइड, ये परिभाषा आप ये स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि वास्तुशास्त्र का क्या स्वरूप है। वसंती प्राणिनो यत्र, प्राणी मात्र जहाँ पर निवास करता है उसे हम वास्तु कहते हैं। ये सब विषय को हम बड़े अच्छे से विगत दिनों में जान रहे हैं। इसके लिए मैं मत में भी कहा है, अमर्त्याश्च अमर्त्याश्च यत्र यत्र वसंती ही तद वस्तु इति, इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है। वास्तुशास्त्र किस प्रकार से कार्य करता है, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। यह सब हम सभी जानते हैं कि पंच तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर एक ऐसे नगर की रचना कहें या गृह की रचना कहें जो अनुकूल हो, वास्तु के अनुकूल हो, उनके आधार पर गृह विन्यास इत्यादि की योजना को महत्व देता है। वास्तु के शब्द गृह, भवन, प्रसाद, देवालय, क्षेत्र, नगर, ये सब उसके पर्याय पद हैं। ऐतिह्य क्रम में देखें तो वेद से ही सभी विषय यहाँ पर समाविष्ट होते हैं वास्तुशास्त्र के। एक और कहा गया है कि प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कोई भी शास्त्र होगा बिना प्रयोजन के कहीं ना कहीं नहीं है। तो इस शास्त्र का भी अपना एक महत्व है। क्यों यह वास्तुशास्त्र के विषय में इतना पढ़ना या आज के विषय में इतने चर्चा है, यह सब विषय भी शास्त्रों में, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, शास्त्रों में बड़े अच्छे से वर्णित है। गृहस्थाश्रम की विशेषता बताई गई है। उस गृहस्थाश्रम के लिए घर की आवश्यकता है और उस घर से संबंधित यदि कोई निवास स्थान होती है तो वो वास्तु है। अच्छा, एक और हम लोगों की विशेषता होती है कि जो हम शास्त्र पढ़ते हैं इसका केवल भौतिक महत्व नहीं है। आज का जो युग है वो भौतिकवादी युग है। लोग भौतिकता के और बहुत बढ़ते हैं, भवन बनाते हैं वो भौतिक सुख के लिए होते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र यह नहीं कहता है। वास्तुशास्त्र कहता है भौतिक सुख तो मिलेगा ही, लेकिन उससे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी और उस आध्यात्मिक सुख के माध्यम से हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भवन बनाने के विभिन्न फलों को हमारे ग्रंथों में दर्शाया गया है। कोटिघ्नम तृणजम पुण्यम मृणमये दश शंगुणम एष्टिके शतकोटिघ्नम शैलेनंतम फलम गृहे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के भवनों का यदि व्यक्ति अपने मानव जीवन में निर्माण करता है तो उसके विभिन्न फलों के प्राप्ति के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, एक और आगे करिए, और आगे। वस्तुतः यह जो विषय है नगर नियोजन में गृह योजना, एक श्लोक सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है जो कि राजा भोज का ही है। देशः पुरम निवासश्च सभावेश्ममासनानि च यद ईदृशम अन्यच्च तच्छ्रेयस्करम मतम। देश, पुर, निवास, सभा, वेश्म, आसन, जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो सब श्रेयस्कर हैं, वो सब अत्यंत उत्कृष्ट है। अर्थात यदि हम नगर की बात करें, देश की बात करें, यह सबको अत्यंत श्रेष्ठ माना है हमारे शास्त्रों में।
नगर की संकल्पना क्या होनी चाहिए, नगर की क्या परिभाषा है, इसके विषय में यदि देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, मानसार ग्रंथ में एक परिभाषा दी गई है। आज जो हम नगर का स्वरूप देखते हैं उस बिल्कुल वही नगर की स्वरूप की परिभाषा दिखती है कि जनई परिवृत्त द्रव्य क्रय विक्रयादि भी अनेक जाति संयुक्तम कर्मकारई समन्वितम सर्वदेव संयुक्तम नगरंचाभिधीयते। यह नगर की परिभाषा कही गई, अर्थात यहाँ पर क्रय विक्रय आदि विभिन्न व्यवहार होते हों, अनेक जातियों के लोग निवास करते हों, विभिन्न प्रकार के कर्मकार रहते हो, जहाँ पर सब प्रकार के श्रेष्ठ देवों के मंदिर इत्यादि हों, उसे हम नगर कहते हैं, जिसका विस्तृत स्वरूप हमें देखने को आज भी मिलता है। पूर्व के वक्ताओं ने नगर के विभिन्न भेद कहे। देखिए हमारे शास्त्र का चिंतन कितना उत्कृष्ट है कि पर्वत के समीप कोई नगर होगा तो उसकी एक संज्ञा है, नदी के समीप कोई नगर होगा उसकी एक संज्ञा है। आज भी यह सभी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। नगर के विभिन्न प्रभेद, इसमें सब आप देख सकते हैं, पूर्व में भी ये सब विषय कहे गए हैं, जैसे राजधानी है, पत्तन है, पुटभेदन है, निगम, खेत, खरबट, ग्राम इत्यादि। मानसार में 8 प्रकार के नगरों का वर्णन मिलता है, अपराजित पृच्छा में 20 प्रकार के नगरों का वर्णन किया गया है, और भी कई ग्रंथों में नगर के विभिन्न भेद बताए गए हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके लक्षण प्रतिपादित किए गए हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा आगे करिएगा और आगे चलिए। ये देख पा रहे होंगे नगर किस प्रकार से विन्यास होना चाहिए, जैसे स्वस्तिक आकार का है, इसके बाद में आप देख रहे होंगे पद्मक आकार का है। इस प्रकार के, चाहे आप कैनॉट प्लेस इत्यादि भी देखेंगे, आज के भी क्षेत्र वगैरह, तो वो सब आप देख सकते हैं। जो ब्राउचर बनाया गया था उसमें जो भी उसके विषय में लिखा, ये सब आप नगर के भेद हमें शास्त्रों में दिखाई देते हैं। आगे और चलिएगा। देखिए नंद्यावर्त किस प्रकार से उसका विन्यास होना चाहिए, ये चाहे वो वर्गाकार हो या वृत्ताकार हो, उसका भी स्वरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार से नगर का विन्यास किया जाता है। आगे चलिएगा। देखिए कारमुक, जिस विश्वविद्यालय में मेरा अध्ययन हुआ है, आप सभी देखेंगे, यदि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आप नक्शा देखेंगे, थोड़ा सा आगे करिएगा, ये कारमुक का, पहले देखिए पीछे करिएगा, कारमुक जो ऊपर नक्शा देख पा रहे हैं, सेम नक्शा आप नीचे करिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आपको दिखेगा। वहाँ की जो योजनाएं हैं कितनी वेल प्लान्ड, 90 डिग्री पर विभिन्न मार्ग होना चाहिए, जो चतुष्षष्ठी पद विन्यास में हम मार्गों के विषय में इत्यादि के विषय में कहते हैं, उस प्रकार की आपको योजना देखने को मिलती है। यह तो सामान्य तौर पर नगर नियोजन के भेद इत्यादि रहे। नगर के नियोजन के यदि हम आधारभूत सिद्धांत देखें तो वो क्या है, उस विषय पर यदि हम चर्चा करें। नेक्स्ट देखिए, ये मुख्य रूप से किसी भी नगर के नियोजन के लिए ध्यान देने वाले विषय होते हैं। देश का चयन होता है, देश मापन, उसमें फिर भूमि का हम संग्रह करते हैं, जिसके विभिन्न लक्षण बताए गए हैं कि उन भूमियों के आधार पर किस प्रकार की हमें नगर की रचना करनी चाहिए, कौन सी भूमि शुभ होगी। दिक् परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। बिना दिशा के हम नगर के विभिन्न स्थानों में निवास करने के लिए यथा योग्य स्थान की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। पद विन्यास सबसे महत्वपूर्ण विषय नगर नियोजन में होता है। सामान्य तौर पर चतुष्षष्ठी पद विन्यास के आधार पर हम नगर का नियोजन करते हैं। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के शांति कर्म, बलि कर्म विधान किया जाता है। मार्ग विन्यास, जो चतुष्षष्ठी पद विन्यासों में विभिन्न रेखाएं होती हैं, उन पर मार्ग विन्यास करने का, उसके भी कई बताए गए हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर हो, उत्तर से दक्षिण की ओर हो, इस प्रकार के नगर विन्यास के लिए कहा गया है। प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, परिखा होनी चाहिए, वप्र जो सुरक्षा इत्यादि की दृष्टि से एक नगर की संकल्पना के विषय में कहा गया है। द्वार हो, प्रारंभ में उसका द्वार होना चाहिए। गोपुर, जो सुंदरता, आजकल आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो सुंदर से सुंदर मंदिरों में एक से एक गोपुर देखने को मिलेंगे। इतनी अद्भुत कलाकृति देखने को मिलेगी कि वास्तव में वास्तुशास्त्र कितना विकसित है उसको हम देख सकते हैं। भवन निवेश, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है कि आपने नगर के लिए ये सब चीज़ें कर ली, वस्तुतः हम किसके लिए करते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए, समुदायों के लिए। तो वो समुदाय किस प्रकार का किस नगर में नियोजन करना चाहिए, इसका वर्णन भी वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में मंडप इत्यादि, मंदिर इत्यादि कहाँ पर किस क्षेत्र में हो नगर में, यह ध्यान देने का विषय होता है। राजा का वेश्म इत्यादि पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि कहाँ किधर होना चाहिए, इसके विषय में है। विभिन्न प्रकार के आराम, उद्यान, पुष्प वीथिका इत्यादि कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, इसके विषय में चर्चा की गई है। थोड़ा सा, चूंकि मेरा विषय गृह योजना है, इसलिए उसी के आगे आते हुए नेक्स्ट करिएगा, कहाँ
किस वर्ग के लोगों को निवास करना चाहिए। यह समरांगण सूत्रधार में के अनुसार वसति विन्यास भी कहा गया है। एक बात और आती है कि वर्ण के आधार पर मुख्य रूप से वस्ती के विन्यास की बात भी यहाँ पर करते हैं कि किस वर्ग के लोगों को कहाँ निवास करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र वर्ण में राश्यानुसार वर्ण को ग्रहण करने की बात कहता है, वास्तुशास्त्र के रूप भी, कि हमें राशि के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है उसको पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के वर्गों को किस किस दिशाओं में निवास करना चाहिए, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप आप समरांगण सूत्रधार के आधार पर देख सकते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इनके बारे में बताया गया है कि कहाँ किस वर्ग के लोगों को किस दिशा विशेष में रहना चाहिए, उसके बारे में देख सकते हैं। केवल वर्ण के अनुसार यदि हम देखें, नेक्स्ट करिएगा, तो कहा गया है कि विप्राह सौम्य दिशो भागे क्षत्रिया शक्र दिग्गता वैश्य शूद्रास्तु कर्तव्या दक्षिणा परयो क्रमात्। केवल दिशाओं के आधार पर यदि वर्णों की व्यवस्था होनी चाहिए तो नगर में इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हम कर सकते हैं। यह रहा नगर का स्वरूप। अब उस नगर में वस्तुतः जो मेरा विषय है गृह योजना, एक गृह की योजना किस प्रकार की जाए उसको हमें ध्यान में देने के लिए कुछ अंश हम देखेंगे कि सबसे पहले तो यदि व्यक्ति को गृहारंभ करना है तो उससे पूर्व क्या क्या उसे विचारणीय अंश होते हैं। तो वहाँ कहा गया है ग्रामादेर अनुकूलत्वम दिशो भूत गृहस्य च गृहदिष्ण्यादिकम शुद्ध्यम वीक्षमाय व्यंशकान सुगेहम रचये धीमान वास्तुशास्त्रानुसारतः। अर्थात ग्राम की अनुकूलता देखिए, उसके बाद दिशा की अनुकूलता देखिए, फिर अन्य भू परीक्षण इत्यादि जो भी विषय हैं उनकी अनुकूलता देखनी चाहिए। अर्थात सेम आदौ भूमि परीक्षणम कृत्वा, यह वास्तुराज वल्लभ में भी देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें ग्राम चयन करना होता है। आज सामान्य रूप से जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से वास्तुशास्त्र दिखता है केवल कक्ष विन्यास तक सीमित कर दिया गया है कि ये कक्ष यहाँ है, ये कक्ष यहाँ है, इतने में वास्तु हो गया, ठीक है। वस्तुतः वास्तुशास्त्र का जो विस्तृत स्वरूप है वो इतना विराट स्वरूप है कि हम ग्राम के चयन से लेके कि जब तक कि गृह प्रवेश नहीं हो जाए इतने सारे अवयवों को गृह योजना के अंतर्गत समाहित किया गया। वस्तुतः यह विषय एक स्वतंत्र ग्रंथ के आधार पर है कि इसमें स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की जा सकती है। इन सब विषयों को इतने एक वक्तव्य में समाहित करना नहीं संभव है। तथापि वास्तु विन्यास के मूल सिद्धांतों को यदि हम आगे देखें तो किस प्रकार से हम गृह योजना करते हैं, उसमें सबसे पहले भूमि चयन, उसका विधा, प्रतिकृति, विनियोजन, द्रव्य एवं चय विधि, भवनांग, सज्जा, वास्तुदोष। भूमि का चयन करिए, किस प्रकार का भवन बना रहे हैं, आवासीय भवन है इत्यादि या राजभवन बना रहे हैं। प्रतिकृति एक साल है, द्विशाल है, किस प्रकार का आप भवन बनाएंगे। उसका विनियोजन, बाइलाज आप क्या करते हैं, पद विन्यास इत्यादि आप समझ सकते हैं। उसमें क्या सामग्री लगाएंगे आप, द्रव्य चय इत्यादि वो देखेंगे। भवन के विभिन्न अंग किस प्रकार से होने चाहिए, द्वार है या अन्य सज्जाएं हैं इत्यादि वो देख सकते हैं। वास्तु दोष, निश्चित तौर पर कितना ही हम नियमों के अनुसार कर लें तथापि कहीं ना कहीं दोष कुछ ना कुछ होते हैं, तो उसकी शांति कर्म के विधान भी हमें बताए गए हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो नगर नियोजन में यदि हम विभिन्न चरणों में देखें तो ग्रामवास विचार, ग्रामवास में अनुकूल स्थल कहाँ होना चाहिए, भूमि का चयन, भूमि परीक्षण एवं शल्योद्धार, दीक्षाधन, पिंड एवं आयादि विचार, पद विन्यास, कक्ष विन्यास, गृह के विभिन्न अंग, कक्षों की आंतरिक व्यवस्था, गृह के समीप का पर्यावरण, गृहारंभ मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त। ये इतने अवयव हैं एक गृह की योजना को मूर्त रूप देने के लिए। देखिए, मैं ज़्यादा विषय को आगे नहीं बढ़ाते हुए, ग्रामवास विचार, वो ग्राम हमारे लिए अनुकूल होगा या नहीं होगा, इसके लिए ही 4-5 विधियां हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है। चाहे वो नराकृति चक्र के माध्यम से हम करें, शिवावली के माध्यम से करें, वर्ग एवं काकिणी विचार में है, और राशि के अनुसार भी ग्राम का शुभाशुभत्व हम निर्धारित करते हैं। इन सभी विषयों को के बारे में ज़्यादा प्रतिपादित नहीं करते हुए आगे चलिएगा। 3-4 स्लाइड आगे। ये सब क्या विधि है आप इस लेख के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये ग्रामवास का शुभाशुभत्व देख सकते हैं नाम राशि के अनुसार भी। अब और आगे चलिए, ये देखिए निषिद्ध स्थल इत्यादि बताए गए हैं कि किन ग्राम में का आपने चयन कर लिया तो उसमें किन व्यक्ति को, किस वर्ग विशेष में, किस राशि वाले को कहाँ नहीं निवास करना चाहिए, यह भी बिल्कुल बताया गया है। इसके बाद चलिए आगे।
वास्तुशास्त्र के भेद जो कि हम जानते हैं 4 प्रकार से मुख्यतः मिलते हैं, भूमि, प्रसाद, यान, शयन। ये वास्तुशास्त्र के भेद बताए गए हैं। आधुनिक स्वरूप में देखते हैं तो आवासीय वास्तु, व्यावसायिक वास्तु, धार्मिक वास्तु, ये सब विषय बताए गए हैं। आगे चलिएगा। ये आवासीय वास्तु के नगर के क्या क्या स्वरूप, आज को हमें भवन के क्या क्या स्वरूप देखने को मिलते हैं। इस सभी विषय में भी आप सभी लोग अवगत हैं कि एक पर्णकुटी से लेकर जो एक महल बनता है, यह भेद, इस इतने प्रकार के भेदों का वर्णन वास्तुशास्त्र में वर्णित है और इनको बनाने का अपना पुण्य फल भी बताया गया है। अच्छा, एक और इसके बाद वास्तुशास्त्र का लक्ष्य, ये आप पढ़ेंगे तो आप इससे समझेंगे कि वस्तुतः वास्तुशास्त्र का लक्ष्य क्या है। कि वास्तुशास्त्रस्य लक्ष्यम केवलं शिलापाषाण इष्टिकादिभिः उच्चतमं गृह निर्माणमेव नास्ति। केवल हम ईंट पत्थर से एक उच्च और अच्छा गृह निर्माण करें, यही वास्तुशास्त्र का लक्ष्य नहीं है, अपितु धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ साधकम इहलौकिक पारलौकिक अभ्युदय संसाधकम सुस्थिरम सौंदर्ययुक्तम स्वामिना सह सकल परिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादिवर्धकम सुख समृद्धि शांतिदायकम वंश विस्तारकम श्रौत स्मार्त कर्माणाम फलपूर्णतायाः साधकम गृह निर्माणमस्ति यस्मिन् नियमेन विहित मात्रायां पंचभूतानां सन्निवेशः स्यात्। अर्थात ऐसा घर का निर्माण करें कि केवल भौतिक सुख सुविधाएं ना हो, अपितु जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय है उनकी भी प्राप्ति उस घर से हमें हो। इस प्रकार के वास्तु विन्यास की योजना, कक्ष विन्यास की योजना या भवन निर्माण की योजना के विषय में वास्तुशास्त्र हमें पथ प्रदर्शित करता है। हम सभी जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, पंच महाभूतों से यह शरीर बना है। यही पंच महाभूत इस सृष्टि में विद्यमान है, इस प्रकृति में विद्यमान है। इसके ही समन्वय के आधार पर हम गृह निर्माण के सिद्धांतों को देखते हैं। देखिए किस दिशा में किस तत्व की प्रधानता रहनी चाहिए वो आप इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। और यही मूल सूत्र है कक्ष विन्यास का, कि किस प्रकार के कक्षों को कहाँ पर नियोजित किया जाता है, वह इस मूल सूत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। सामान्य भी यदि कोई विषय वास्तुशास्त्र में प्रथम प्रवेश भी करेगा, वो यदि इस विषय को जानेगा तो निश्चित तौर पर कक्ष कहाँ पर होना चाहिए उसका मूल आधार यही है कि आकाश तत्व कहाँ हो, अग्नि तत्व हमारे भवन में किस दिशा में हो, पृथ्वी तत्व कहाँ पर हो, वायु तत्व कहाँ पर हो, जल तत्व की का निवेश कहाँ हो। इसके अनंतर नेक्स्ट स्लाइड और देखिएगा, जिसका मूल है मेन साइंटिफिक आप चीज़ें जानेंगे तो इसके आधार पर कक्ष विन्यास की जो व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि मैं बहुत सारे विषय भूमि के लक्षण इत्यादि के विषय में हम इन विषयों पर नहीं बता सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम उत्तर, अभी जो जल तत्व इत्यादि देखा कि उत्तर और ईशान जो दिशा है उसमें जल तत्व की प्रधानता मानी जाती है। और जब हम उनका दिशाधिपति का विशेष विवेचन करते हैं तो उत्तर के कुबेर और ईशान के शिव और सोम, और ग्रह स्वामी देखते हैं तो बुध और गुरु। इस प्रकार से सभी दिशाओं के तत्वों की प्रधानता, वहाँ ग्रहों का स्वामित्व बताया गया है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है कि ये बताने का कारण क्या है, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। तो इनके आधार पर ही इनकी एक प्रकृति है, इस प्रकृति के आधार पर ही हम गृह का निर्माण करते हैं। जैसे आप कुबेर हैं तो वो समग्र समृद्धि और धन का के विषय में बताते हैं। और आप देखिएगा किसी भी भवन का निवेश करते हैं तो आप उत्तर दिशा में कुबेर, उत्तर दिशा में धन संग्रह का स्थान घर में बनाने के लिए कहा गया है। ईशान, आप सभी जानते हैं कि ईशान में मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, तो उसका मूल साइंटिफिक यदि आप देखेंगे तो वहाँ शिव तत्व है या गुरु ग्रह का स्वामित्व है, इसलिए वहाँ पर उस प्रकार के निवेश की बात कही गई है। बाकी सभी किस प्रकार से निवेश होना चाहिए, चाहे
मध्य भाग हो जिसे हमें रिक्त रखना चाहिए। वो सृजन के देवता ब्रह्मा का स्थान माना जाता है, वो सृजन के अधिकारी हैं, तप के हैं। तो इस प्रकार से उस रिक्त स्थल के विषय में भी कहा गया है। तो ये मुख्य कारण क्या है, किस प्रकार से नियोजन होना चाहिए, उसके विषय में आप देख सकते हैं। इसके बाद में 16 प्रकार के कक्षों की विन्यास की व्यवस्था हमारे शास्त्र में परिकल्पित है। आज जहाँ लोग एकल परिवार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलिएगा इसके बाद, हाँ, आज जहाँ लोग एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि हमारा चिंतन इतना विराट है कि एक भवन में 16 प्रकार के कक्षों की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो कहाँ किस प्रकार से हो उसका स्वरूप आप इस माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, चलिए कि अब वर्तमान स्वरूप में भी, क्योंकि शास्त्र ऐसा है कि वो इतिहास को भी ध्यान रखता है, सिद्धांतों का भी ध्यान रखता है, और वर्तमान के अनुसार भी चलता है। वही शास्त्र की मूल संकल्पना होती है। तो आज के अनुसार हम कक्ष विन्यास देखें तो मुख्य रूप से, और आगे जी, मुख्य रूप से इन कक्षों की हम व्यवस्थाएं देख सकते हैं। इस प्रकार के कक्ष, हाँ, इस प्रकार के कक्ष विन्यास हमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से एक गृह की योजना। अच्छा, इसके बाद परितः पर्यावरण इत्यादि का विषय है। बिल्कुल सर, आगे करिएगा। ये देखिए कि इसके बाद में वृक्ष विचार। आपने अंदर का भवन बना लिया, लेकिन आपका पर्यावरण ही अनुकूल नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अंदर घर रह लीजिए, लेकिन बाहर जाइए और इतना कोलाहल हो रहा है कि उससे आपका पूरा के पूरा वातावरण प्रभावित हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छी सोसाइटी में हमें रहना है। तो अच्छी सोसाइटी के लिए भी निर्धारित किया गया है कि कहाँ किस दिशा में हम निवेश करें, किस दिशा में वृक्षों का निवेश होना चाहिए, किस भाग में हमें निवेश नहीं करना चाहिए, इत्यादि विषयों के लिए। आगे चलिएगा। अच्छा, ये हो गए गृह निर्माण से संबंधित तत्व। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है वास्तुशास्त्र, या अंगभूत है। तो गृह प्रवेश, गृहारंभ का काल हो या गृह प्रवेश का काल हो, यह भी शुभ काल में ही, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को काल विधान शास्त्र कहा गया है। काल विधान अर्थात शुभाशुभ काल के विषय में, शुभ काल के विषय में सूचना देना। तो वो व्यक्ति विशेष के लिए काल शुभ कब होगा, उसके लिए विभिन्न गृहारंभ हम कब करें, ये मुहूर्त यहाँ पर बताए गए हैं। क्या क्या विषय यहाँ पर विचारणीय होते हैं, आगे देखिएगा। एक वृक्ष वास्तु चक्र यहाँ पर देखा जाता है। इसके माध्यम से हम, इसके बाद आगे चलिए, एक समराइज करके गृहारंभ मुहूर्त के ये विषय हमें देखने होते हैं। इसके आधार पर ही आप विभिन्न पंचांगों में गृहारंभ के मुहूर्त देखते हैं, वो उसका मूल आधार यही होता है। इसके बाद आगे देखें, गृह प्रवेश। जब आपका गृह प्रवेश के विषय में आता है तो उसमें एक वाम रवि का विचार किया जाता है। और आगे चलिए, इसके बाद में कुंभ चक्र नक्षत्र शुद्धि के लिए भी विचार किया जाता है कि यह कुंभ चक्र भी विशेष रूप से देखना होता है जब हमें गृह प्रवेश करना होता है। और नेक्स्ट करिएगा। और ये किस प्रकार से वो कुंभ चक्र बनता है उसका भी आप देख सकते हैं। सूर्य नक्षत्र से हम चंद्र नक्षत्र तक की स्थिति को देखकर गृह प्रवेश के मुहूर्त को देखते हैं। नेक्स्ट करिएगा। ये सामान्य रूप से गृह प्रवेश के लिए क्या मुहूर्त होना चाहिए उसका संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है। वस्तुतः यह विषय अपने आप में एक विशाल है और इसके विषय में बहुत सारे ग्रंथ प्रतिपादित किए गए हैं। बहुत सारे ग्रंथों में इस विषय का वर्णन किया गया है। संक्षेप में यहाँ पर मैंने एक गृह निर्माण में क्या क्या आवश्यक अंग होते हैं, उन अंगों में क्या क्या आवश्यक चीज़ें ध्यान में दृष्टिगोचर रखनी चाहिए, इन्हीं सब बातों का इस स्लाइड में संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ हूँ। जो अच्छा है वो गुरुजनों का है, जिनके आशीर्वाद से है। जो कुछ यहाँ पर त्रुटि है वह मेरी ही है। और मुझे अवसर प्रदान करने के लिए कुलपति जी का, शुभम जी का, उपेंद्र भार्गव जी का विशेष धन्यवाद। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः गुरुजन को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आएँ, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय गुरुदेव। सब ये पेपर लेके आया हूँ तो इसलिए मत समझिएगा कि मैं भी बहुत लंबा बोलने वाला हूँ। देवः सपातु भुवनस्त्रय सूत्रधारस त्वां बालचंद्र कलिकांकित जो कोटिजूटः एतत् समग्रमपि कारणमंतरेण
कार्ष्ण्यादसूत्रितम सूत्रितम येन विश्वम। सर्वप्रथम जगत सृष्टा, पालक एवं संहारक इस उज्जैनी में महाकाल के रूप में प्रतिष्ठित आदि गुरु, आदि ज्ञानोपदेशक, सर्वशास्त्र विस्तारक भगवान शिव को इस श्लोक के माध्यम से अपने अंतःकरण में स्थापित करते हुए शिव स्वरूप, शिव तत्व के रूप में विद्यमान समस्त विद्वज्जनों को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। मंच पर विराजमान मैं आज बहुत ही अपने आप को विश्व का सबसे गौरवान्वित व्यक्ति महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बाम और दक्षिण दोनों तरफ हमारे दो शिष्य बैठे हुए थे। संचालक भी मेरा एक पढ़ाया हुआ शिष्य कर रहा था, सामने भी 2-3 हमारे शिष्य बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को विश्व का सबसे गौरवान्वित व्यक्ति महसूस कर रहा हूँ। और इसीलिए एक और बात मैं इस चर्चा के संदर्भ में कर दूं। हमारे माननीय कुलपति महोदय जिन्होंने इतने बड़े इस विस्तृत कार्यक्रम को निर्देशित किया अपने उस नई दृष्टिकोण के द्वारा, जिसमें प्राचीन धरातल पे वर्तमान में कार्य की परिणति को नवीन उद्देश्यों के साधक के अनुरूप बनाया जा सके, इतने बड़े कार्य योजना का उन्होंने सूत्रपात किया। लेकिन एक बात, इनके पास मैं बैठा था इस सेशन से पूर्व, मुझे अपने बुजुर्गों की याद आ रही थी। किसी भी अधिकारी और बड़े व्यक्ति के साथ या आगे और किसी कम बुद्धि वाले के पीछे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मैं वो तो गलती कर चुका था। तो अब इन्होंने कहा कि देखो भैया, भोजन का समय है 2 बजे और 1 बज गया है, तो वैसे भी ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री बहुत अधिक बोलते हैं, तो ये अगर सत्र बड़ी समय से समाप्त हो जाए तो बड़ा ठीक रहेगा, अनुकूल रहेगा, क्योंकि भोजन में व्युत्क्रम नहीं होगा। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्नम स्नानमाचरेत युक्तियाँ हैं। मैंने पूरा प्रयास किया और आप लोग अपनी अपनी घड़ी देख लें। 2 बजे हमारा सत्र समाप्त हुआ। मैं तो अध्यक्ष हूँ अलग से, इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगा समय लेकर के, ऐसा नहीं। मेरा सत्र पूर्ण हो चुका है। अध्यक्ष का मतलब ही वही होता है। मेरी स्लाइड बंद कर दीजिए विनोद जी। अध्यक्ष का मतलब ही वही होता है। देखा होगा ना, किसी भी पूजन कर्म में एक कलश स्थापन किया जाता है या दीप जलाया जाता है। यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव। जब तक यह कर्म पूरा नहीं हो जाता है तब तक चुपचाप बैठे रहो। और 2-3 बातें आएंगी उसमें। एक तो समय बचेगा नहीं, क्योंकि पूर्व के वक्ता सब समय ले लिए हैं। दूसरा, विषय भी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े वक्ताओं ने उस विषय को उपस्थापित किया है। आपके लिए बचता क्या है? तो सिर्फ जो इधर उधर की कुछ चर्चाएं हैं जो लोग सुन सकें, क्योंकि उनका धैर्य भी समाप्त हो चुका होता है, भोजन का समय भी शायद हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत अधिक नहीं बोलते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच में प्रथम वक्ता के रूप में प्रभाकर पांडे जी उपस्थित हुए, जिन्होंने नगर निर्माण में प्राचीन विश्वविद्यालय आश्रमों की चर्चा की। निश्चित ही पुराणाश्रित प्राचीन सभ्यताओं से परिपोषित वह विषय हमारे लिए अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं, मैं उसमें कभी विश्वास नहीं रखता कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम। पुराना है, पुराणों में लिखा गया है, इसीलिए सब कुछ इस समय भी एज इट इज एक्सेप्टेबल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हमारा वास्तुशास्त्र भी दिग, देश, काल और पात्र को ध्यान में रख करके अपनी सारी योजनाएं करता है। दिग देश की योजना तो हम बहुत चर्चा हुई, देख लेते हैं। पात्र का विचार भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। और काल सापेक्ष अगर आप नहीं रहेंगे तो कुछ भी योजनाएं आपकी परिपूर्ण नहीं रहेंगी। लेकिन काल सापेक्ष भी परिवर्तन उतना ही करना है जो आपके लक्ष्यों से आपको भटकाए नहीं। इतना परिवर्तन मत करिए कि वो आपके लिए संहारक सिद्ध हो जाए, आपकी संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करने वाला हो जाए और आपके मानव जीवन के उद्देश्यों को समाप्त करने वाला हो जाए। हमें सरकारों तक यह बात पहुंचानी चाहिए कि आधुनिक विश्वविद्यालयों का या विद्या प्रतिष्ठानों का जो कुछ भी निर्माण हो रहा है और उनमें जो कुछ भी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उनके अंदर जो कुछ भी स्वाभाविक गुण छात्रों में उत्पन्न हो रहे हैं, क्या प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा, भारतीय वास्तुशास्त्रों के द्वारा, पंच भौतिक सम्मिश्रण से जिन
प्रांगणों का निर्माण हुआ था, उसमें कभी ऐसा कोई केस मिला क्या कि छात्रों ने अध्यापक को मार दिया, एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी? कभी देखा क्या है आपने? विकृतियां पहले भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में अभी विकृति उत्पन्न हुई है। इससे बड़ी बड़ी दानव प्रवृत्तियां और सात्विक प्रवृत्तियां आपके सामने इतिहास में, पुराणों में रही हैं। लेकिन इस तरह से छात्र और अध्यापकों के आदर्श का जो उदाहरण आपके सामने, आपके इतिहास में मिलता है, उस उदाहरणों का अनुपालन हो रहा है क्या? एक मॉडल आप हमारे वास्तुशास्त्र के नियमानुसार विश्वविद्यालय बना करके देखिए, अगर उनमें इस तरह की विकृतियां आती हैं तो बंद कर दीजिए इस भारतीय वास्तुशास्त्र को। हम कभी भी नहीं कहने जाएंगे कि इसको पुनः हम पढ़ाया जाए या प्रायोगिक रूप में लाया जाए, लेकिन एक बार प्रयोग तो करके देखिए। वो मानसिक विकृतियां समाप्त हो रही हैं कि नहीं? सिर्फ हमें ही आरोप करते रहेंगे, हमारे ऊपर ही लांछन लगाते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे कि आप उन्हीं पुरानी बातों को लेकर के चलते हैं। अरे हम इसलिए पुरानी बातों को लेकर के चलते हैं कि विश्वविद्यालयों का जो कार्य, वास्तुशास्त्र का जो उद्देश्य, वास्तुशास्त्र का जो प्रयोजन है, वो विस्तृत घर बनाना नहीं है, प्रचुर धन संपत्ति कमाना नहीं है, असीमित ऐश्वर्य की नहीं है, अपरिमित शक्ति की नहीं है, मनुष्य बनाने की है। और वो मनुष्य प्राणी नाम हिते रतः, जो प्राणियों के हित में संलग्न हो, वैसे व्यक्ति के निर्माण की है। हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो हमारे यहाँ ध्येय वाक्य लिखा गया है कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक या वैज्ञानिक बनाना नहीं, अपितु एक मनुष्य बनाना है जो इस समाज के निर्माण में तत्पर हो सके। तो निश्चित ही हमारी जो भी मान्यताएं हैं वो उसी मूल्य पर आधारित हैं। तो हमें उन मूल्यों पे उन कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां जो एक भौतिक वास्तु है, जो एक आध्यात्मिक वास्तु है, जो एक चक्रात्मक वास्तु है, उसमें देव तत्व की संकल्पना है। और अगर आप वास्तु चक्र पढ़ेंगे, वास्तुशास्त्र से संबंधित जो भी लोग हैं, उनमें देवताओं के पद हैं, 46 देवता हैं मुख्य रूप से। उन देवताओं की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, जो गुण है, उस तरह के गुण का विकास वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति को होती है। और उससे, उस प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए उस स्थानों का चयन या निर्धारण किया जाता है। बहुत ही सुंदर व्याख्यान डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी का। इसके बाद श्री विद्यालंकार जी ने टाउन प्लानिंग इन बुद्ध लिटरेचर, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग and based on Indian thought and astrology, क्योंकि भगवान बुद्ध भी सनातन परंपरा से ही आगे बढ़ करके बौद्धत्व को प्राप्त किया था। और पता होगा, आप सभी जानते होंगे, आप सभी शिक्षक वर्ग से हैं, शिक्षित वर्ग से हैं, हमारी चिंतन परंपरा जिस तरह की होती है, हमारी आधार भूमि जिस तरह की होती है, प्री माइंड सेट जिस तरह का होता है, आगे की संकल्पना आप कितना ही बड़ा घर बनवा लें, कितने भी आधुनिक कर लें, कितना भी उसका मार्ग परिवर्तित कर लें, वह उसी के अनुरूप बनेगा। आपकी चिंतन परंपरा उधर ही जाएगी। अगर मानव जाति के खोज की बात कर दीजिए किसी आधुनिक वैज्ञानिक से, तो वो सीधे सीधे डरबन के सिद्धांत पे जाएगा, सोचेगा कि मनुष्य एक बंदर था, बंदर से मनुष्य की संकल्पना को वेदों में भी खोजेगा, पुराणों में भी खोजेगा, उपनिषदों में खोजेगा, अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों में भी खोजेगा, मिलने वाला नहीं है। हम में से कुछ विद्वान जबरदस्ती सिद्ध भी कर देते हैं कि वेदों में भी बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आया है। माफ करिएगा, ऐसा कुछ नहीं आया है। बेकार की बातें हैं, इससे बेकार की बातें मत करिए। हमारे यहाँ जो मनुष्य के सृष्टि का जो सिद्धांत है, एको हम बहुश्यामा, जो शुद्ध सात्विक परम ब्रह्म रूप जो एक ईश्वर है, वो अपने आप से एक अंश को निकाल करके शुद्ध सात्विक, और उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे परम तत्व की उत्पत्ति की, और उससे मनुष्य का विकास होता है। बंदर से मनुष्य का विकास नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध भी भारतीय सनातन परंपरा से पले बढ़े थे। उनका परिवार शुद्ध सात्विक सनातन था। इसीलिए जो भी उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए, चाहे दर्शन के हों, चाहे स्थापना के हों, व्यवहार के हों, विचार के हों, सभी आपके भारतीय मूलक ही थे, सनातन मूलक ही थे। इसीलिए इनकी पूरी संकल्पनाएं, पूरे उनके थॉट्स, पूरा उनका चिंतन, पूरे उनके वास्तु, टाउन प्लानिंग, सब कुछ शब्दांतर से आपके भारतीय वास्तुशास्त्र के ही हैं।
वहाँ भी आप चले जाइए, भोट ज्योतिष के नाम से इनके यहाँ एक ज्योतिष चलता है, भोट ज्योतिष। हमारे यहाँ तिब्बतन इंस्टीट्यूट है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भोट ज्योतिष पढ़ाया जाता है। हमारे मित्र हैं एक, उन्होंने 10 सालों तक वहाँ ज्योतिष पढ़ाया है। मिलता जुलता ज्योतिष शास्त्र है, मिलता जुलता वास्तु शास्त्र है। वहाँ भी आराधना के क्रम में तारा और कौन कौन सी देवियाँ हैं जिनकी आराधना की जाती है, पूजा पद्धति भी लगभग सिमिलर है, चिंतन परंपरा वही है, थोड़ा सा परिवर्तित स्वरूप जो है भगवान बुद्ध ने प्रकाशित किया। तो जो इनका लेक्चर था, इनका जो व्याख्यान था, निश्चित ही अनुकरणीय, बहुत ही सुंदर। अंत में आते हैं डॉक्टर भार्गव जी, कृष्ण कुमार भार्गव जी ने गृह योजना, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। 3-4 चीज़ों को मैं कोट करूंगा, ज़्यादा नहीं। इन्होंने एक बात बताई कि पूरे समाज में यह व्याप्त है वर्णाश्रित 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 व्यवस्था। जब भूमि परीक्षण से जाते हैं वहीं से शुरू होता है। इस वर्ण के लोगों को पूर्व प्लवा, इसको उत्तर प्लवा, इसको दक्षिण प्लवा, इसको पश्चिम प्लवा, और विप्र वर्ण के लिए वो शुक्ला भूमि, क्षत्रिय वर्ण के लिए रक्तवर्णा भूमि, वैश्य वर्ण के लिए पीता भूमि, ऐसा करके सब कुछ है। जैसा इन्होंने बताया अभी, निश्चित ही हमारे यहाँ बताया गया है विप्र वर्ण के लोगों को पूरब में, क्षत्रिय वर्ण को उत्तर में, जो कुछ भी मान्यताएं सब आप लोग जानते हैं, मैं इस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ जो ये वर्ण है कर्मानुसारी वर्ण है, रास्यानुसारी वर्ण है। इसीलिए जब द्वार का निर्धारण करते हैं मुहूर्त चिंतामणिकार या वास्तु ग्रंथों के प्रणेता, वहाँ कहते हैं कि अथ द्वारम निज वैश्य शूद्र राशि नाम हितम पूर्वतः। जाति नाम नहीं कहते हैं कि इन जातियों के लिए है, कहा राशियों के लिए। राशियाँ कहाँ से बनेंगी? अब आप जिसको आप शूद्र कहते हैं उनके घर में उत्पन्न होने वाला भी विनय प्रकाश हो सकता है, ओवा भी रोहिणी, उसकी वृष राशि हो सकती है, वृष राशि का वैश्य वर्ण हो सकता है। और ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होने वाला बच्चा भी विजय कुमार हो सकता है, उसकी राशि वृष और उसका वर्ण शूद्र वैश्य हो सकता है। इसकी बात करते हैं आचार्य। और दूसरा जो इसकी बात करते हैं, मजेदार बात यह है, ये कहते हैं कि पूर्व में रहना चाहिए, पश्चिम में रहना चाहिए, उत्तर में रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी दिशा में नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारे ग्रंथों को भी कोई आपत्ति नहीं है, जैसा मैं समझ सका हूं। लेकिन इसमें जरूर आपत्ति है कि आपके तदवर्णानुरूप जो गुण हैं, कर्म हैं, उनकी पूर्ति तो आपके जीवन में नहीं ही होनी है। अगर आप विप्रवर्ण प्रयुक्त जो कर्म है, अध्ययन में है, अध्यापन में है, व्याख्यान में है, आध्यात्मिक चेतनाओं में है, आध्यात्मिक गुणों से संपन्न है, किसी भी जाति में उत्पन्न है, अगर आपको अपने क्षेत्र में विकास करना है तो आपको पूर्व और उत्तर भाग का ही सहारा लेना पड़ेगा, दूसरा कोई आश्रय नहीं है। अगर आप इस वर्णों से, इस कर्मों से सन्नद्ध होते हुए पश्चिम या दक्षिण में वास योजना बना लेंगे, आपको कोई उजाड़ नहीं देगा, आपका परिवार नष्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य निश्चित ही लक्ष्य हो जाएगा। आप इन गुणों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलेंगे, इन गुणों के अनुरूप आप राजनीतिक लाभ लेंगे, अध्यापक होकर के भी नेता होंगे, अध्यापक होकर के भी जाकर के अपने टीचर कम्युनिटी में वही करेंगे, अध्येता होंगे, अगर कथावाचक होंगे तो वहाँ भी राजनीति करेंगे, कितने अधिक से अधिक हमारे संप्रदाय से जुड़ जाएं। उपदेशक होंगे तो भी उपदेश ही करेंगे, हमेशा राजनीति ही करेंगे। निश्चित ही कभी भी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ रहने वाला व्यक्ति न रहे। इसीलिए कहा है कि जो जिस वर्ण से आश्रित उसके कर्म है, उधर रहने से क्या होगा, उसका जो लक्ष्य है, उसके जो लक्ष्य बताए गए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति में वो दिशाएं सहायक होंगी, क्योंकि तदनुगुण उसके अनुरूप प्रकृति और प्रवृत्ति वाले देवताओं का वहाँ निवास होता है, वैसी प्रवृत्तियाँ वहाँ जन्म लेती हैं। निश्चित है, स्वाभाविक रूप में आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे। सोसाइटी और कम्युनिटी की बात कर रहे थे भार्गव जी, निश्चित ही सोसाइटी के अनुरूप। क्यों? क्योंकि अब जहाँ ये बताइए, अब पंडित जी हैं, चाहे विद्याभ्यास करने वाले 1-2-4 बच्चे हैं, वहाँ पर उस कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, और वहीं बगल वाले कमरे में एक तबला वाले को रख दिया हमने, गायन वाले को रख दिया। ये जब 4 बजे उठ करके संध्योपासन और पढ़ने का समय हुआ तो उनके विद्या साधना का शुरू होगा। ये न पढ़ पाएगा ना वो तबला बजा पाएंगे, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद अरे यार थोड़ा धीरे से गाओ ना, हमें डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में।
सोसाइटी, कम्युनिटी, इसीलिए बात की गई है कि एक वर्ग, एक वर्ण, एक कर्माश्रित, एक कर्म से संबद्ध लोगों को एक पास रहना चाहिए कि उनके कार्य व्यवहार, कार्यशैली और प्रवृत्ति प्रकृतियों में मेलापक रहे, जिससे उनके सोसाइटी में रोज झगड़े ना हो, उनकी में दुष्प्रवृत्तियां जन्म ना हो। बहुत सारी बातें हैं, मैं समय से अधिक थोड़ा बोल गया, क्योंकि काल विधान शास्त्र में वास्तविक रूप में ज्योतिषी हूँ। मेरा विषय जो था वो था प्रेक्षागृह। प्रेक्षागृह की तो चर्चा ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं काल की स्थिति को समझता हूँ, उसे कोई सुनेगा नहीं। वो मेरा लेक्चर 25-30 स्लाइड का था, वो 2-3 घंटे में भी पूरा होगा कि नहीं, और 5 मिनट में भी पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों ने बड़ी धैर्य के साथ सुना। भारतीय संस्कृति, परंपरा, ये इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। एक बात पिछले सत्र में किसी ने कही थी कि वो जो प्रवेश व्यास जी ने बड़ा सुंदर प्रायोगिक जो व्याख्यान दिया कि उसमें समरसार में नगर योजना में उसकी योजना आई है, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाली जो सभ्यता है उससे प्राचीन है। पूर्वापर भाव दोनों में रहता है। ये विद्या जो है वो वेद कालों से है। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति सुलभ सूत्रों में लिखे गए सिद्धांतों के अनुरूप जब मनुष्य सृष्टि काल में उत्पन्न हुआ, सृष्टि के साथ ही मनुष्य के और इस वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं बना, और अन्य सभी शास्त्रों को लोगों ने बनाया, लेकिन वास्तुशास्त्र स्वयं उद्भूत शास्त्र इसलिए है कि जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तो उसे महसूस हुआ, प्रकृति का एक जो ये वातावरण है उसका उसने अनुभव किया। अभी कुछ असहज सी स्थिति लग रही है, थोड़ा पेड़ के नीचे गए, थोड़ा सहज हो गए। लगातार अभ्यास ने कहा कि नहीं वो उछड़ता है तो हम कुछ छाये में आ रहे हैं तो थोड़ी हमें अनुकूलता में हो रही है, तो फिर उसने छप्पर डाल दिया। बारिश आ रही है, ये छप्पर नहीं रुक रहा है, तो एक गुफाओं में घुस गया जहां बारिश का पानी ऊपर से नहीं आ रहा था। लगा कि नहीं कुछ हार्ड चीज ऊपर रखो तो बारिश से भी बच सकते हो, एक पत्थर डाल दिया ऊपर से। उसके बाद से लगा कि इसे अनकंफर्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई सांप भी आ जा रहा है, बिच्छू भी आ रहा है, दीवार खड़ी कर दो, चारों तरफ से कुछ खड़ा कर दो। स्वाभाविक तौर से होने वाला या विकसित होने वाला, अपनी संस्कृति, दिग, देश और काल के अनुसार, और वो भी पर्वतों पे रहने वाला व्यक्ति उसके अनुरूप बनाया, साधारण क्षेत्रों में रहने वाला दूसरे अपने अनुरूप बनाया, जंगल प्रदेशों में रहने वाला अपने अनुरूप बनाया। कहीं भी एक ज्योतिषी ऐसा एक शास्त्र है जो किसी को भी, वास्तु एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी व्यक्ति को किसी नियम विशेष पर चलने के लिए बाध्य नहीं करता है, अपितु आपके जीवन में आने वाले कंटकों का वेद विहित मार्गों से निवारण करते हुए उनके निवारण के उपायों को सूचित करता है, जिससे कि आपका मार्ग निष्कंटक हो सके। इसको ग्रहण करने की स्वतंत्रता आपके ऊपर है। ग्रहण करेंगे तो भारतीय जीवन मूल्यों के अनुरूप आपकी दिशा और दशा तय होगी, नहीं तो ऐश्वर्य और धन संपत्ति कमाने के लिए तो दूसरी विधाएं हैं ही। लेकिन अगर आप मानव जीवन बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके बस में रहे, कल भी हमने एक बात कहा था, घर का वास्तुशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इतनी बिलिंग हो रही है, हमने वास्तु के अनुरूप एक घर बनवा लिया है, और इतनी बिलिंग हो रही है कि रात के 2-2 बजे तक हमारा कैश काउंटर क्लोज नहीं हो रहा है, हिसाब किताब मिलाते मिलाते 2 बज गया, रात को गए तो बच्चे भी सो गए हैं, पत्नी भी सो गई है, और कुक भी है वो भी बेचारा चला गया है। बड़ी बहुत धन संपत्ति वाले आप हैं, आपका खाना जो है वो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, रोटी ठंडी हो चुकी है, दाल ठंडी हो चुकी है, मन करे तो खाइए, मन करे तो सो जाइए। वास्तुशास्त्र का ये उद्देश्य नहीं है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य ये है कि जैसे ही 5, 6, 7, 8 बजे आपका एक जो नियत समय है ऑफिस का बजे, तो आप प्रेरित हो जाएं, आप बेचैन हो जाएं कि क्लोज करो इस चैप्टर को, क्लोज करो इस कंप्यूटर को, क्लोज करो इस बैंक बैलेंस को, चलो घर पे मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक सोएंगे नहीं, जब तक नहीं जाएंगे तब तक खाएंगे नहीं, जब तक नहीं जाएंगे तब तक उन्हें निद्रा नहीं आएगी। ये भारतीय वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र ये नहीं है कि बैंक बैलेंस कागजों में पलटते रहे और जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव हो। भारतीय वास्तुशास्त्र ये है। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र पे उंगलियां उठाना छोड़िए, थोड़ा सा प्रायोगिक होइए, थोड़ा सा प्रयोग में लाइए, थोड़ा सा आप सहयोग करिए, थोड़ा सा हमारा सहयोग लीजिए। देखिए इस भारत की तस्वीर बदल जाएगी, विश्व गुरु पे पुनः प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु वास्तुशास्त्र। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव आपको। आपका धन्यवाद नहीं करेंगे क्योंकि हम सब छात्र जीवन पर्यंत आपसे सीखेंगे। अब कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा में हम सबके अभिभावक आदरणीय कुलपति सर, कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक आदरणीय पांड्या सर एवं सभा में अध्यक्ष रूप में विराजमान प्रोफेसर विनय पांडे गुरुजी एवं प्रभाकर पांडे सर, भार्गव सर और लंकारा सर, आपको बहुत बहुत
धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया। एवं प्राध्यापकगण एवं श्रोतागण, आपको भी समवेत रूप से बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना धैर्यता से सुना, क्योंकि सुबह से ही सत्र 10 बजे से ही आरंभ हुआ है, निरंतर आप लोगों ने सुना, अतः आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सूचना है आवश्यक। आप सभी के भोजन की व्यवस्था है, वाहन लगे हुए हैं भोजन स्थल पर ले जाने के लिए, क्रम से हम पहुंचेंगे और ठीक 3 बजे यहाँ पर अगला जो सत्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे जैसे भोजन होता जाएगा हम लोग यहाँ समवेत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।